तो इन लास्ट क्लास हम लोग क्या कर रहे थे? मैंने हिमेटोक्रिट वैल्यू बताया था आरबीसी का, शायद हिमेटोक्रिट वैल्यू ऑफ आरबीसी बताया था। हाँ ठीक है। अगर मान लो आरबीसी का वॉल्यूम ज्यादा आता है अगर टेस्ट ट्यूब में आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर कम आता है 45% से तो हम उसको बोलते हैं एनीमिया। और ये जो एनीमिया होता है बेटा वो कई तरह का होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड होता है। लिख लो टाइप ऑफ एनीमिया। वैसे हमने डाइजेशन में कुछ बात करी थी इसके बारे में, है ना। माइक्रो साइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो साइटिक, या इसी को हम शायद बोलते हैं मैगैलो ब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। एक और होता है परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है। एक होता है हीमोलाइटिक, हीमो मीन्स हीमोग्लोबिन, लाइटिक मीन्स जानते हो ब्रेक डाउन, ठीक है ना। हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है बेटा। कैस्टल इंट्रिंसिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो होता है बेटा, अगर कोई ऐसी डिजीज हो जाए जो आरबीसी को डैमेज, जैसे मलेरिया है बेटा, मलेरिया डिजीज में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है बेटा, प्लाज्मोडियम क्या करता है कि आरबीसी को डैमेज करता है, सारे आरबीसी को डैमेज करता हुआ चला जाता है, समझ रहे हो। तो उसके कारण एनीमिया, आरबीसी की कमी को हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू डिजीज लाइक मलेरिया और एनी पॉइजन, है ना। कोई पॉइजन ब्लड में आ गया, कुछ हो गया, तो आरबीसी डैमेज हो सकती हैं। एक और होता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये बेटा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में बेटा हीमोग्लोबिन होता तो है लेकिन मेनली इन फीमेल, बिल्कुल सही बात है बेटा। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन अनेबल टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन अनेबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन ड्यू टू चेन सीक्वेंसेज इन अमीनो एसिड्स ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको हम लोग +2 में डिटेल पढ़ेंगे बेटा। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में जो अमीनो एसिड में की चेन में ग्लूटामिक एसिड होता है बेटा, वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी उसकी कम की कैपेसिटी जो है उसकी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की। दूसरी बात है आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाता है, वो हाशिए के जैसा हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। इसको +2 में अच्छी तरह डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आरबीसी का हमने काफी कुछ देख लिया आरबीसी के बारे में। थोड़ा सा एक चीज और बाकी रहता है, उसको भी हम कवर अप कर लेते हैं आरबीसी के बारे में बेटा, कि शायद इसको हमने कहीं बताया था आप लोगों को, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। हाँ बताया था मैंने, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में बताया था
कि हाउ मेनी ml ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाई 100 ml ऑफ ब्लड, बताना। हाउ मेनी ml ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाई 100 ml ऑफ ब्लड। अभिनव यादव, ठीक है बेटा, 19.8 ml करेक्ट आंसर। और कोई, और किसी को नहीं पता था? कोई बात नहीं, चलो। तो इसका मतलब आप लोगों को पता है, वो मुझे बताने की अभी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आरबीसी बेटा हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी की तरफ। 5 ml नहीं बेटा नवदीप, 20 ml ऑन एन एवरेज की बात करें बेटा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द 100 ml ऑफ ब्लड। इसमें कि अब 20 ml का मतलब ये नहीं हुआ कि 20 ml जो है आरबीसी कैरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। 3% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द ब्लड प्लाज्मा, तो उसमें से 3% निकाल देंगे तो उतना ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है बेटा? आरबीसीज, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिड बाय द आरबीसीज। ठीक बात है ना? तो इसमें मुझे कोई और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा आरबीसी से अब डब्ल्यूबीसी की तरफ। आरबीसी से फिर अब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स। ठीक, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का जो ऑन एन एवरेज लाइफ स्पान होता है बेटा, लाइफ स्पान वो होता है 3 to 10 डेज। अच्छा, आरबीसी का हमने नहीं बताया था क्या? लाइफ स्पान 120 डेज होता है बेटा आरबीसी का, शायद नहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और हाँ आरबीसी का 120 डेज होता है। और इसका कलर जो होता है बेटा ब्लूइश होता है। कलर डब्ल्यूबीसी का कलर ब्लूइश होता है। और एक्चुअली ये किसमें इन्वॉल्व होती है बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म में, है ना? डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो होती है बेटा एक्चुअली इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ल्यूकोसाइट्स को ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स, मतलब वो डब्ल्यूबीसी जिसके की साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है ड्यू टू राइबोसोम्स, मैक्सिमम राइबोसोम्स, समझ रहे हो? जिसका साइटोप्लाज्म बेटा ग्रैनुलर होता है उसको हम रखते हैं बेटा ग्रैनुलोसाइट्स में। जिसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल ग्रैनुलर नहीं होता है उनको हम ए ग्रैनुलोसाइट्स में रखते हैं, की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक बात है। ओके, ग्रैनुलोसाइट्स में बेटा 3 हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 है, इधर जगह देखते हैं। हाँ, यहां तक तो दिख तो रहा है। न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेटा इओसिनोफिल्स, और तीसरा होती हैं बेसोफिल्स। समझ में आई बात? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स में। ए ग्रेनुलोसाइट्स में 2 होते हैं बेटा मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसमें कितने टाइप के होते हैं बेटा? लिम्फोसाइट्स एंड, यहां दिख नहीं रहा, मोनो दिख रहा है, साइट्स। ठीक है ना, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, पहली बात इनका परसेंटेज देख लेते हैं बेटा, परसेंटेज देख लेते हैं।
जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं बेटा वो मैक्सिमम होती हैं, है ना। मतलब ये होता है बेटा 40 to 70%, वेरिएबल है 40 to 70%। इओसिनोफिल्स जो होती है बेटा वो भी वेरिएबल है 1 to 6%, 1 to 6%। बेसोफिल सेल्स जो है बेटा यही सबसे कम होती हैं, सबसे कम होती हैं ये 0 to 1% नहीं भी हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते होती हैं, बहुत ही कम। सबसे कम कौन सी होती है ल्यूकोसाइट्स में बेटा? बेसोफिल सेल्स। ठीक बात है। लिम्फोसाइट्स बेटा, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 to 40% होते हैं। और मोनोसाइट्स जो होते हैं, मोनोसाइट्स ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं बेटा, ये होती हैं 2 से 10%। याद रखना है कि सबसे मैक्सिमम ल्यूकोसाइट्स कौन सी होती हैं बेटा? न्यूट्रोफिल्स। मैक्सिमम जो नंबर में सबसे ज्यादा होती है बेटा वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, याद रखना है, याद रहेगा भी। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को हम, अच्छा ये किसके बेसिस पे हम ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स तो हमने कैटेगराइज कर लिया है बेटा, फिर ग्रेनुलोसाइट्स को किसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं बेटा? पूरे ग्रेनुलोसाइट्स को अगर हम किसी एसिड से, स्टेन से, एसिडिक स्टेन से अगर स्टेन करते हैं तो जो ग्रेनुलोसाइट्स स्टेन ले लेती हैं डाई फॉर स्टेनिंग, ठीक है बेटा, पर्व गर्ग, तो जो एसिडिक स्टेन से स्टेन ले लेती हैं बेटा उसको हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। जैसे कि हाँ ये इओसिन से, ये इओसिन से स्टेन करने पे स्टेन ले लेती हैं इओसिन, ठीक है। और ये मेथाइलिन ब्लू बेसोफिल्स, या किसी, ये एसिड है बेटा, ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है? बेस, बेस जैसे कि मेथाइलिन ब्लू से स्टेन करने पे। और ये बहुत ज्यादा स्टेन तो नहीं लेता है बेटा न्यूट्रोफिल्स, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब वीक स्टेन लेता है, याद रखना है। डार्क स्टेन नहीं बेटा, ये कैसा लेता है? वीक स्टेन लेता है, दोनों से, एसिड से भी और बेस से भी। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को हम एक नाम और दे देते हैं बेटा, हेटेरोफिल्स। इसको हेटेरोफिल्स भी हम बोल सकते हैं, हेटेरोफिल्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके इनकी साइज देख लेते हैं, है ना। इनकी साइज देख लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है बेटा। देखो जहां तक साइज की बात है सेल के, ये मोनोसाइट सेल सबसे बड़ी होती है, ये मोनोसाइट सेल है बेटा सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स, सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स। और न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये इंटरमीडिएट साइज की होंगी और बराबर होती हैं लगभग, लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी ये और इससे बड़ी ये, थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा डिफरेंस है, बराबर के लगभग है, लेकिन सबसे छोटी जो होती हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक बात है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता रहता है बेटा, बार बार पूछता रहता है। तो हम न्यूक्लियस का शेप देख लेते हैं सब में। ब्लर आने लग रहा है क्या? ये ब्लर अब ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस देखो बेटा, मल्टी लोब्ड, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इधर है ना। न्यूट्रोफिल्स का देखो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है या ट्विस्टेड, इसमें लिखता हूं मैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड और ट्विस्टेड,
न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड और ट्विस्टेड। इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस देखो बेटा बाई लोब्ड होता है। कैसा है देखो, बाई लोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। और बेसोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, एस शेप्ड होता है, एस शेप्ड। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा है बेटा, एस शेप्ड। और हाँ, बहुत बढ़िया। और लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, नॉर्मल, नॉर्मल न्यूक्लियस, ठीक है। इसका न्यूक्लियस नॉर्मल है बेटा, ठीक बात है। इसका न्यूक्लियस देखो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड, नो एस, नो एस। सर आई गॉट 389 इन द लास्ट टेस्ट, 389 टोटल। 389 कम है बेटा, थोड़ा और लेना चाहिए था। अभी आवाज हमारी आ रही है? मार्क्स की लिस्ट अभी आपकी हमने देखी नहीं है गुरुकुल की। वॉइस क्लियर है बेटा? अभी किसी बच्चे ने लिखा था वॉइस पॉज हो गई है। सर पॉज ही नहीं हुई थी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों का लिस्ट देख के कल बात करूंगा ना कि इसके कितने मार्क्स आए और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके कम आ रहे हैं। इसका बेटा देखो न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड, ऐसा, ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना। या हॉर्स शू शेप्ड, कैसा है बेटा, बीन शेप्ड, या इसी को बोलते हैं किडनी शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। या हॉर्स शू शेप्ड, किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड न्यूक्लियस, और बड़ा न्यूक्लियस है बेटा उसका, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ये ये तो जनरल बात हो गई ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स के बीच में बेटा। सबका थोड़ा थोड़ा फंक्शन देखते हैं बेटा। क्या आप लोगों को फैगोसाइटोसिस पता है बेटा? फैगोसाइटोसिस सबको पता है, ठीक है। सौम्य संजय को पता है। सेल ईटिंग, बहुत बढ़िया, सबको पता है भाई। तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप लोगों को डाईएपेडेसिस भी पता है? डाईएपेडेसिस भी पता है? डाई, मैं यहां लिखूं, यहां लिखता हूं, डाईएपेडेसिस, डाईएपेडेसिस मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट। पर्वगर को नहीं पता है, बाकी लोगों को पता है। चलो मैं बता देता हूं अभी। देखो बेटा, द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर सिमिलर। द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स एबीसी में होता है, एबीसी में होता है। चल मैं बता रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं, डब्ल्यूबीसी में। देखो, द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर सिमिलर, ठीक है। क्या फंक्शन है इनका बेटा? फैगोसाइटोसिस। अब मैं नीचे फंक्शन लिखता हूं बेटा, यहां पे अभी मैं मोनोसाइट का फंक्शन लिख रहा हूं, फैगोसाइटोसिस। क्या फंक्शन है बेटा इसका? फैगोसाइटोसिस। और न्यूट्रोफिल्स का भी फंक्शन क्या होता है बेटा? मेनली फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस दोनों का फंक्शन है बेटा, मोनोसाइट्स का भी और न्यूट्रोफिल्स का भी। बट द सेल्स ऑफ मोनोसाइट्स मूव्स फ्रॉम ब्लड टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू
इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। मूवमेंट ऑफ मोनोसाइट्स क्या लिखा था बेटा, क्या लिखा था, फिर से उस कॉपी करना, उसको रिपीट करना। किसी ने कुछ लिखा था, फिर से लिखना, मैं देख रहा हूं, फिर से लिखो बच्चा, क्या लिखे थे। मूवमेंट ऑफ मोनोसाइट्स लाइक कुफर सेल्स माइक्रो। शाबाश बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, नवदीप, नवदीप, डाइएपेडेसिस, बहुत बढ़िया अर्णव, बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि न्यूट्रोफिल्स तो मूव नहीं कर सकती, ब्लड से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन ये जो मोनोसाइट्स हैं बेटा, हम इसको टिश्यू में और एक बार फिर से पढ़ाएंगे। और इसे 10th में मैंने बताया था शायद आप लोगों को, एक दिन पढ़ाने, एक दो क्लास लगी थी तो शायद बताया था, नहीं मुझे याद नहीं है। तो ये जो मोनोसाइट्स हैं बेटा, मोनोसाइट्स, ये ब्लड से बाहर निकल के आ जाती हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मोनोसाइट्स फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू इज कॉल्ड डाइएपेडेसिस। क्योंकि ये अमीबॉयड सेल्स होती हैं, फाइगोसाइटिक सेल्स अमीबॉयड सेल्स होती हैं बेटा, उनका शेप चेंज हो सकता है, ये अमीबॉयड सेल्स होती हैं, अमीबॉयड सेल्स। तो ये जब ब्लड से बाहर निकल के आ जाती हैं, जैसे कि अगर लीवर में आ गया बेटा, मान लो अगर लीवर में आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुफर सेल्स, ठीक है। अगर यही सेल्स अगर हमारे सीएनएस में चले गए, है ना, सीएनएस में चले गए, तो उनको हम बोलते हैं बेटा माइक्रो ग्लियल सेल्स। और अगर नॉर्मल टिश्यू में चले गए, तो उनको हम बोलते हैं बेटा हिस्टोसाइट्स बोलते हैं। और अगर यही बोन में चले गए, तो उनको हम बोलते हैं क्या, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, हाँ, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स तो नॉर्मल ब्लड के सेल्स, बोन के सेल्स हो गए बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डाइएपेडेसिस, क्योंकि देखो ये जर्म्स को किल करती हैं मोनोसाइट्स, उनको खा जाती हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से, मतलब उनको इनगल्फ करने के बाद डाइजेस्ट कर देती है, खत्म। तो इसकी जरूरत हर जगह है बेटा, हमारे ब्रेन को भी है, बोन में भी है, टिश्यू, बॉडी के टिश्यू में भी है, लीवर में भी है। तो वहां पे वो बाहर निकल के आ जाती हैं और वो वही काम करती हैं। यहां तक क्लियर है आपको, तो यस लिखो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है, बढ़िया। अब देखो इधर, ठीक है, इधर देखो बेटा, ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स, अगर मान लो ये ब्लड है, ब्लड है, इसमें कोई भी जर्म्स आ गए अगर, या कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, तो इसको किल करने का, इसको डिस्ट्रॉय करने के दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि उसको इनगल्फ कर लें, मतलब कि फाइगोसाइटोसिस के थ्रू उसको क्या करें बेटा, डिस्ट्रॉय कर दें। दूसरा काम ये, दूसरा तरीका ये है बेटा कि इसको जो है एंटी बॉडी के थ्रू इसको डिस्ट्रॉय करें, मतलब एंटीबॉडी बनाएं और एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर दे। और एंटीबॉडी किसको डिस्ट्रॉय कर सकती है बेटा, एंटीजन को, समझ रहे हो, एंटीजन को। और एंटीजन क्या होते हैं बेटा, टी किलर, हाँ, ठीक है, वो तो बाद में पढ़ेंगे हम। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, सुनो तो पहले मैं बता रहा हूं। तो इसको जो दो सेल्स विच सेक्रेट एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं बेटा हम लिम्फोसाइट्स। और ये दो तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। एंटीबॉडी सेक्रेट करती हैं ये, दे सेक्रेट, इसको यहां पे लिख देता हूं, दे सेक्रेट, चलो यहां पे लिख देता हूं बी लिम्फो, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो,
जो बोन मैरो में बनती हैं बेटा, ठीक है ना। और यही क्या सीक्रेट करती हैं बेटा, एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट सेक्रेट एंटीबॉडी। और दूसरी होती है बेटा टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ये टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। हाँ ठीक है, थाइमस। ये थाइमस में बेटा मेच्योर होती हैं। और इस टी लिम्फोसाइट्स को बेटा, हाँ बिल्कुल, टी लिम्फोसाइट ग्लैंड होती है थाइमस, टी लिम्फोसाइट्स को हम हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स टू सेक्रेट एंटीबॉडी। ये क्या करती हैं बेटा, ये हेल्प करती हैं। अभी के लिए याद रखो आप, टी लिम्फोसाइट्स हेल्प बी लिम्फोसाइट्स टू सेक्रेट एंटीबॉडी, सेक्रेट एंटीबॉडी। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके एफ जी मुझे समझ में नहीं आया यार, क्या लिखा था, थाइमस एक्टिव इन चाइल्ड। हाँ ठीक है, बहुत सारी बातें हैं बेटा। वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है एक +2 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है बेटा +2 में। वहां खूब और डिटेल थाइमस के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में भी वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वहां पे हम देखते हैं। यहाँ तो डिफेंस में काम ये भी इसने भी किया और इसने भी किया, और न्यूट्रोफिल्स ने भी किया, ठीक है। अब आते हैं बेसोफिल सेल्स पे बेटा। बेसोफिल सेल्स का फंक्शन क्या है, बेसोफिल सेल्स सेक्रीट, बेसोफिल सेल्स सेक्रीट, पहले तो क्या लिखूं मैं, हिपैरिन, दूसरा है बेटा हिस्टामाइन, और तीसरा है बेटा सेरोटोनिन। देख लो, सेरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। हिपैरिन का काम क्या है, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे हिपैरिन का फंक्शन। बताओ, किसी को पता है हिपैरिन का फंक्शन? ब्लड क्लॉट नहीं बेटा, क्लॉटेड ब्लड को डिसॉल्व करना। क्लॉटेड ब्लड क्लॉटिंग नहीं है फंक्शन इसका। चलो मैं बताता हूं। ये होता है बेटा हिपैरिन, जो होता है ये होता है एंटी कोआगुलेंट। अरे वाह पौर्व गर्ग ने तो लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, हिपैरिन जो होता है, बहुत अच्छा, मैं वेट कर रहा था कि आप लोग लिखो। एंटी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, एंटी कोआगुलेंट मतलब बेटा ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए जब उसकी जरूरत हो तो अब तो ठीक है, बाहर अगर ब्लड क्लॉट कर जाए जब, बिल्कुल डिक्रीज क्लॉटिंग। अगर मान लो ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे क्लॉटिंग जरूरी है, ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है। लेकिन विद इन द ब्लड वेसल्स, हाँ विद इन द ब्लड वेसल्स अननेसेसरी अगर ब्लड क्लॉट कर जाए तो प्रॉब्लम है। अगर मान लो हार्ट में के आसपास क्लॉट कर गया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, फेल हो सकता है हार्ट। बुक को जमने में, बुक क्या लिखा था बेटा, बुक क्या लिखा था, मैं पढ़ूं एक बार, रुक जाओ मैं पढ़ता हूं। बुक को जमने नहीं देता, ब्लड को, हाँ बहुत अच्छी बात लिख दिया इसने, ब्लड को जमने नहीं देता। मतलब अगर हार्ट के आसपास क्लॉट हो जाए बेटा तो प्रॉब्लम है। तो हिपैरिन क्या करता है बेटा, ब्लड को डिसॉल्व किए रहता है। ब्लड में क्लॉटेड फैक्टर जहां भी होते हैं, क्लॉटिंग जहां भी होती है विद इन द ब्लड वेसल्स, उसको डिसॉल्व करके ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। तो इसलिए हम एंटी कोआगुलेंट बोलते हैं। कोआगुलेशन मीन्स होता है, कोआगुलेशन मीन्स होता है क्लॉटिंग। तो ये हिपैरिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट है।
क्लियर हो गया, ठीक है, बढ़िया। हिस्टामाइन जो होता है बेटा, हिस्टामाइन ये होता है वेसोडायलेटर। हिस्टामाइन क्या है बेटा? वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ सेल्स। बिल्कुल सही बात है। मान लो यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे चोट लग गई बेटा, समझ रहे हो? तो वहां पे थोड़ी देर बाद देखोगे कि स्वेलिंग हो गई थोड़ी सी। वो क्यों होती है? वहां पे आरबीसी आके स्टोर होने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत देनी है, चोट लगा है ना। डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, जिससे कि जर्म्स वगैरह अगर आ जाए तो उसके अगेंस्ट फाइट किया जा सके। तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स आके यहाँ पे इकट्ठा होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ब्लड वेसल्स का डायामीटर बढ़ जाता है उस टाइम पे, उस जगह पे। डायामीटर को बढ़ाने का काम जो करता है कौन? हिस्टामाइन। ब्लड वेसल्स के डायामीटर को इंक्रीज कराने का काम करता है हिस्टामाइन। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा वेसो मीन्स ब्लड वेसल्स, डायलेटर मतलब कि डायलेट कर देना, बढ़ा देना। तो हिस्टामाइन क्या है बेटा? वेसो डायलेटर है। ऐसा नहीं कि केवल इन्फ्लामेशन रिएक्शन में इसका रोल है। वैसे भी देखा जाए तो अगर मान लो हम दौड़ना, डायलेशन ऑफ वेसल्स, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भी अगर हम दौड़ना शुरू करें, बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, या और भी कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ानी पड़ती है, तो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है बढ़ा दिया जाए अगर, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स और फास्ट हो सकता है। तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर का रोल भी होता है, बिल्कुल वहां भी होता है। तो ये वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है हिस्टामाइन। और सेरोटोनिन क्या करता है बेटा? सेरोटोनिन इसी का जस्ट उल्टा है, हैप्पी केमिकल। हाँ, हैप्पी केमिकल। और बेटा, और ये सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का फंक्शन उसी का उल्टा होता है। ये होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स के डायामीटर को कम कर देना, ठीक है ना। तो ये बैलेंस बना के रखते हैं दोनों, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। ये मूड्स को कंट्रोल करता है हमारे। क्यों? न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ट्रांसपोर्टेशन को या मूवमेंट को ये सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में कंट्रोल करता है। इसलिए इसको मूड मूड को, अच्छा मूड और खराब मूड नहीं लगते, आज मेरा मूड खराब है, ये मूड को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। मूड को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है भाई? इयोसिनोफिल्स का एलर्जिक, भाई पर अगर शाबाश, तुशी ग्रेट हो, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शंस को बेटा कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये जो है एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और इसका एक और कंट्रोल, एलर्जिक रिएक्शन दूसरा है बेटा लाइसोसोम लाइक एक्टिविटी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूको विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स आर lysosome like activity, which of the following WBCs have lysosome like activity? और ऑप्शन है बेटा, चार ऑप्शन इसी में से दे दिए, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन क्या होगा? क्या होना चाहिए? इयोसिनोफिल्स। ये लाइसोसोम लाइक एक्टिविटी भी शो करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है ये, ठीक है ना। एलर्जिक रिएक्शन में भी काम आता है, कोई एलर्जेंट आ गया तो उसको, उसके अगेंस्ट फाइट करता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अगर इसका परसेंटेज बढ़ गया ब्लड में अगर, ठीक है, इसका परसेंटेज बढ़ गया अगर ब्लड में, तो बेटा
उल्टा काम कर देता है, ये एलर्जिक डिजीज कॉज कर देता है। फिर ये एलर्जिक डिजीज कॉज कर देगा, जिससे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं हमेशा, उनको हाँ हाँ बिल्कुल, तो जैसे कि मौसम चेंज हो जाए उस समय इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। इस डिजीज को बोलते हैं बेटा इओसिनोफिलिया। लोग शॉर्टकट में इसको स्नोफिलिया स्नोफिलिया बोलते रहते हैं, एक्चुअल में क्या है वो इओसिनोफिलिया है ना, एलर्जिक डिजीज, जो फाइनली मतलब अस्थमा भी कॉज कर सकती है। इसको हम लोगों ने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में देखा था बेटा, जो फाइनली अस्थमा भी कॉज कर सकती है। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर, एक्ट्स एज एंटी पैरासिटिक एंड बैक्टीरियल एंटी, बिल्कुल सही बात है बेटा, तभी तो फॉर्म 100 में संजय है। बहुत बढ़िया भाई, चलो तो इस तरह से हमने क्लियर है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी खत्म कर लिया बेटा, और आरबीसी खत्म कर लिया। अब हमारा है इसके बाद कौन सा, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, उसका भी फंक्शन देख लेते हैं बेटा। सेल का शेप इरेगुलर होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, बेटा आपने सुना होगा कि डेंगू में या जैसे भी किसी भी कारण से अगर प्लेटलेट काउंटिंग कम हुई, ठीक है ना, तो वो पॉइजनस हो सकता है, लिथेलिटी कॉज कर सकता है, लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। तो अगर प्लेटलेट का एक ही फंक्शन है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो फिर ये इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर देता है? क्योंकि बेटा प्लेटलेट्स का एक काम और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेसिस। मतलब क्या, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो इसका एक फंक्शन होता है बेटा होम्योस्टेसिस भी। दूसरा काम होता है बेटा ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। अब ये प्रोसेस होता कैसे है ब्लड क्लॉटिंग वाला, वो देख लेते हैं। मान लो बेटा कि ये हमारा फोर हैंड है, फोर आर्म, ठीक है, ठीक है, यहां पे टिश्यू डैमेज हो गया, चोट लग गया, मान लो यहां पे चोट लग गया, ठीक। जैसे ही चोट लगा बेटा, आपको पता है कि यहां पे ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। क्या लिखा था, रिपीट करोगे बेटा? क्या लिखा था आपने, रिपीट करोगे? रिपीट करोगे थोड़ा? नहीं करोगे? चलो, इंडो इंडोथ्रोम्बिन और एक्सोथ्रोम्बिन, ठीक, चलो मैं बता रहा हूं सारा कुछ। अभी देखो शुरुआत है अभी, तो यहाँ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वो छोड़ो नवदीप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही डैमेज हुआ बेटा, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है बेटा। और दूसरा इसमें से निकल रहा है ब्लड, ये है ब्लड, ठीक है बेटा। ये जो टिश्यू फ्लूइड है और ब्लड है, ये दोनों मिक्स होंगे, दोनों मिक्स होंगे। अगर मान लो टिश्यू डैमेज नहीं होता तो ये दोनों मिक्सअप नहीं होते, मैं ये कहना चाहता हूं। अगर टिश्यू डैमेज नहीं होता बेटा, जब तक ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं होगी बेटा, तब तक टिश्यू फ्लूइड
और ब्लड दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, नहीं होते, ये मैं कहना चाहता हूं। अब जैसे ही ये मिक्स होते हैं बेटा, होता क्या है बेटा वो देखते हैं हम लोग। इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू में बेटा एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब ये क्या रिलीज करता है बेटा, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया, टिश्यू फ्लूइड से आया बेटा, ठीक। और यहां ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं ये क्या रिलीज करेंगे, या क्या 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 रिलीज करेंगे बेटा, thrombocytes also disintegrate and release prothrombin। prothrombin, नो नो प्रोथ्रोम्बिन नहीं, इसको हम लिख दें डिसेंटीग्रेट एंड रिलीज प्लेटलेट फैक्टर थर्ड। प्लेटलेट फैक्टर थर्ड को हम बोलते हैं बेटा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोल सकते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको हम बोल सकते हैं बेटा। और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, वैसे फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, 10-12 हैं, बट वो आपको सारा हम पढ़ाएंगे नहीं, और ना ही उसकी रिक्वायरमेंट है, ना ही पूछता है। पहले पूछता था, अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो बेटा ये दोनों प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम टिश्यू प्लेटलेट फैक्टर, ये दोनों मिक्स हो गए। ये मिक्स नहीं होते अगर टिश्यू डैमेज नहीं होता, समझ रहे हो। अब इसमें दो चीजें और इन्वॉल्व हैं, एक तो कैल्शियम आयन प्लस कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या बना दिए बेटा, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रो प्रोथ्रोम्बिनेज, देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, प्लेटलेट फैक्टर फ्रॉम ब्लड, कैल्शियम एंड प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा, ये सभी ने मिलके एक एंजाइम बना दिया बेटा प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज ये एंजाइम तभी बना, एज है ना तो एंजाइम है, तभी बना जब ये टिश्यू डैमेज हुआ। अगर ये डैमेज ना होता तो ये ना बनता, ठीक बात है। अब देखो ये करता क्या है बेटा, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है आगे करना क्या है, ब्लड को क्लॉट कराना है। और ब्लड को क्लॉट हम तभी करा सकते हैं जब ब्लड में एंटी कोआगुलेंट हिपैरिन बैठा हुआ है, उसको हम इनएक्टिव करें। बिना हिपैरिन को इनएक्टिव किए ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकती। तो पहला काम प्रोथ्रोम्बिनेज का क्या है बेटा, ये क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है टू हिपैरिन। हिपैरिन को ये किसने क्या किया बेटा, इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ हिपैरिन हो गया बेटा। अब उसके बाद क्या होता है, हमने जब प्लाज्मा लिखा था बेटा, प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ रहे थे हम, तो वहां पे हमने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में होता है
एंड सेक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर बनाता रहता है और ब्लड प्लाज्मा में रिलीज करता रहता है। तो बेटा यहां पे क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कहां पे सेक्रेट होता है, फ्रॉम लीवर, सॉरी प्लाज्मा में है ये, एंड सेक्रेटेड बाय द लीवर। ठीक है, इसको ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इसको एक्टिव कर देता है बेटा, किसमें, किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो थ्रोम्बिन है बेटा, ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन भी तो है, फाइब्रिनोजन जो ब्लड में है बेटा, ब्लड प्लाज्मा में, ये जो थ्रोम्बिन है इस फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, फाइब्रिन में। फाइब्रिन मतलब क्या हुआ, ये फाइबर्स हैं, रेसे हैं बेटा, समझ रहे हो। और इसी फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क बनते ही हम क्या बोलते हैं, हाँ स्क्यूम। स्क्यूम क्या मतलब, फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड बाय द फाइब्रिन नेटवर्क, एंड दैट इज, यही क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। यही है बेटा ब्लड क्लॉटिंग, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। चलो यहां तक ओके हो गया, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या क्या रह गया हमारा, प्लेटलेट्स हो गया और डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबके फंक्शन हो गए। अब हम चलते हैं बेटा ब्लड ग्रुपिंग के तरफ। ब्लड ग्रुप आपने 10th में पढ़ा है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर ब्लड ग्रुप पढ़ना चाहते हो, एस आर नो, ब्लड ग्रुप पढ़ोगे, पढ़ोगे, अच्छा चलो ब्लड ग्रुप के बारे में भी बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है बेटा, उससे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बेटा बताने के पहले हम आपको एक चीज बता दें कि एंटीजेन एंड एंटीबॉडी, इन दोनों के बारे में आपको जानना है। अगर पहले से आपको पता हो एंटीजन और एंटीबॉडी, किसी किसी को पता है, किसी को पता है क्या एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो मैं स्किप करूं नहीं तो बताऊं, पता है, सौम्य संजय, एंटीजन, सौम्य संजय को पता है, और मैं पूछूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चल मैं बता देता हूं, टाइम क्यों पास करना, देखो इधर, हाँ क्या पता सबको पता ना हो। any foreign any foreign particles which enters within the blood or body of an organism called antigen, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, any foreign particles, एंटीजन एक्सटर्नल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बेटा अभी एंटीबॉडीज के चक्कर में मत पड़ो, अभी एंटीजन में बता रहा हूं, उसको सुनो। any foreign product particles which enters within the blood considered as antigen, एंटीजन बार बार बोल रहा हूं, यहां तक कि बेटा किसी दूसरे पर्सन के बॉडी का अगर एंटीबॉडी हम किसी दूसरे पर्सन में इंसर्ट करते हैं उसके ब्लड में,
तो उस पर्सन के लिए जो रिसीवर है बेटा, वो एंटीबॉडी उसके लिए एंटीजन का काम करती है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अच्छी तरह से मैं बता दे रहा हूं फिर से। एनी फॉरेन पार्टिकल्स विच इंटर्स within the blood considered as एंटीजन, राइट? समझ में आ गया? एंटीबॉडी क्या है बेटा? एंटीबॉडी क्या है? फॉर एंटीजन फ्रॉम एंटीजन, ये ब्लड वेसल है बेटा, और ये फॉरेन पार्टिकल है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं बेटा यहां पे? एंटीजन। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटा यहां पे क्या है? एंटीबॉडी है, एक केमिकल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडी। ये क्या है? एंटीबॉडी। ये इसको डिस्ट्रॉय करेगी और स्पेसिफिक होगी। एक वर्ड यहां पे हम यूज कर रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है पहले समझ लो। अगर मान लो कि ये एंटीजन, इसका नाम क्या रख दें? इसका नाम रख देता हूं मैं पी एंटीजन है ये। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटा एंटीबॉडी पी डैश सेक्रेट हो रहा है। एंटीबॉडी पी को, एंटीजन पी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेटा एंटीबॉडी पी डैश सेक्रेट हुआ। ठीक बात है? तो दूसरा एंटीजन आ गया यहां पे क्यू। ठीक है? क्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या? पी डैश एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या? क्यू को नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ? एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। मतलब जिस एंटीजन को जो एंटीबॉडी मार सकती है बेटा, वो एंटीबॉडी किसी दूसरे एंटीजन को कभी भी मार नहीं सकती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो क्या लिखेंगे एंटीबॉडी को? फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, द केमिकल सेक्रेटेड बाय lymphocytes आर कंसिडर्ड एज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, राइट? लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है ना? वैसे हम +2 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी खूब, और अच्छी तरह से एंटीबॉडी का सारा स्ट्रक्चर भी हम वहीं बनाएंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा बता के मैं काम चला ले रहा हूं, ठीक है ना? अभी हमको ये बताना था आपको कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है, और ये स्पेसिफिक होते हैं।